रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण लाडली थी। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हो जाती थी। ज़्यादा आज़ादी की वजह से लापरवाही भी बहुत हो गई थी। माँ जब कभी पिताजी से शिकायत भी करती तो वे यह कहकर टाल देते, एक ही तो है, इसके पीछे पड़ी रहती हो, ससुराल जाकर तो जिम्मेदारियों की बोझ तले ही दब जाना है, अभी तो चैन से रहने दो। माँ बेचारी मन महसूस कर रह जाती। आज उसने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा था। पति एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। घर में एक ननंद और सास थी। शादी के बाद 1 महीना तो मानो पलक झपकते ही बीत गया। घर में सभी उसे बेहद चाहते थे। नई नवेली होने के कारण कोई उससे काम भी नहीं करवाता था। आदित्य भी उसका पूरा ध्यान रखता था। उसकी हर फरमाइश भी पूरी की जाती। रिया भी नए घर में बेहद खुश थी। उसकी ननंद करिश्मा दिन भर काम में लगी रहती, मगर भाभी से कभी कुछ न कहती। आदित्य का ख्याल था कि धीरे धीरे रिया खुद ही कामों में हाथ बटाने लगी, लेकिन रिया घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही को देखकर आदित्य ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो डियर, करिश्मा मेरी छोटी बहन है, उसके सिर पर पढ़ाई का बोझ है और फिर इस उम्र में माँ से भी ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तुम काम काज में करिश्मा का हाथ बटा दिया करो। भाई, मैंने तो अपने मायके में कभी 1 गिलास पानी का भी नहीं उठाया, और फिर मैंने नौकरानी बनने के लिए तो शादी नहीं की थी ना तुमसे। अदा से अपने बाल संवारती हुई रिया ने जवाब दिया। आदित्य को उससे ऐसे जवाब की जरा भी उम्मीद ना थी। फिर भी उसने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती। रिया ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर सो गई। आदित्य ने चुप रहना ही उचित समझा। सुबह जब वह उठी तो आदित्य ऑफिस जा चुका था। रिया को ऐसी उम्मीद तो ज़रा भी ना थी। उसने तो सोचा था कि आदित्य उसे मनाएगा। दिन भर बिना कुछ खाए पिए कमरा बंद करके लेटी रही। करिश्मा ने उसे खाना खाने के लिए कहा भी, मगर उसने मना कर दिया। भाभी सुबह से भूखी हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। शाम को आदित्य के लौटने पर करिश्मा ने उसे बताया। आदित्य तुरंत उसके कमरे में गया और स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या अभी तक नाराज़ हो? चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी भूखा ही सो जाऊं तो तुम्हारी चॉइस। अच्छा चलो, मैं खाना लगाती हूँ। मुस्कुराते हुए रिया उठी। बात आई गई और हो गई। इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। रोज़ नई नई फरमाइशें करती, खाली वक्त में घूमने चली जाती। घर का उसे ज़रा भी ख्याल ना था। कई बार आदित्य के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मार कर रह जाता। आज आदित्य को ऑफिस जाने में पहले ही देर हो रही थी। उसने कमीज़ निकाली तो देखा उसमें बटन नहीं है। झल्ला कर रिया को आवाज़ दी, तुम घर में रहकर सारा दिन आईने के आगे खुद को निहारती रहती हो, कभी और कुछ भी देख लिया करो। मेरा किसी भी कमीज़ में बटन नहीं है, क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा? लेकिन मुझे तो बटन लगाना आता ही नहीं। करिश्मा से लगवा लो, तुम्हें आता ही क्या है, सिर्फ मेकअप करना, कहकर आदित्य बिना बटन लगवाए ही ऑफिस चला गया। आज उसका मन ऑफिस में जरा भी नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शादी करके भी वह संतुलनपूर्ण जीवन नहीं बिता पा रहा है। उसने जैसी पत्नी की कल्पना की थी, उसका एक अंश भी उसे रिया में नहीं मिल पाया था। दिखने में तो रिया सौंदर्य की प्रतिमा थी, किसी बात की कोई कमी न थी उसके रूप में, लेकिन जीवन बिताने के लिए उसने सिर्फ सौंदर्य प्रतिमा की कल्पना ही नहीं की थी। उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना की थी जो मन से भी सुंदर हो, जो उसका ख्याल रख सकें, उसकी भावनाओं को समझ सकें। अरे यार, क्या भाभी की याद में खोए हुए हो? विवेक की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। हाँ, नहीं नहीं तो ये हकला क्यों रहे हो? क्या शादी के बाद हकलाना भी शुरू कर दिया है? विवेक ने छेड़ते हुए कहा। कभी भाभी जी को घर भी लेकर आओ,
या उन्हें घर में छिपा कर ही रखोगे? नहीं यार, यह बात नहीं है। किसी दिन समय निकाल कर हम दोनों जरूर आएंगे, आदित्य ने उठते हुए कहा। आज उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था। खैर, घर तो जाना ही था। बेमन से घर चल दिया। भैया, तुम्हारे जाने के बाद भाभी मायके चली गई। घर पहुंचते ही करिश्मा ने बताया। बहू बहुत गुस्से में लग रही थी। बेटा, क्या तुमसे कोई बात हो गई? माँ ने घबराते हुए पूछा। नहीं नहीं, तो यूं ही चली गई होगी। बहुत दिन हो गए ना उसे अपने माता पिता से मिले, आदित्य ने बात संभालते हुए कहा। भैया, तुम्हारा खाना लगा दूं? नहीं, आज भूख नहीं है मुझे, कहकर आदित्य अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे उसे रिया की बहुत याद आ रही थी। याद करने पर बीते हुए सुख के लम्हे भी दुखी होते हैं। ऐसा ही कुछ आदित्य के साथ भी हो रहा था। आदित्य जानता था कि जब तक रिया को लेने नहीं जाएगा वह वापस नहीं आएगी, लेकिन वही उसे लेने क्यों जाए? गलती तो रिया की है। जब उसे ही परवाह नहीं तो वह भी क्यों चिंता करे? लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। बिस्तर से उठकर गैलरी में आकर टहलने लगा। सोचने लगा कि अगर वह रिया की तरह जिद करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर उसे अपने फ़र्ज़ का एहसास नहीं तो क्या वह भी अपना फ़र्ज़ भूल जाएगा? उसे रिया के साथ किए गए अपने व्यवहार पर गुस्सा आने लगा था। इसी कश्मकश में उसे पता ही नहीं चला कि सूरज निकल गया और उसने पूरी रात यूं ही काट ली। आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मन ही मन उसने तय कर लिया कि वह रिया को समझाकर वापस ले आएगा। रिया के बिना उसे एक एक पल भारी पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया एक वृत्त के सहारे घूमती रहती है, जिसका केंद्र बिंदु रिया है। उधर रिया भी कम दुखी ना थी, लेकिन उसका अहंकार उसके और आदित्य के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे हर पल आदित्य उसका पीछा करता रहा हो, या शायद वही आदित्य के इर्द गिर्द मंडराती रही हो। अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि माँ ने बताया, नीचे आदित्य आया है, तुम्हें बुला रहा है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अगर तुम खुशी से अपने माँ बाप के पास रहने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज़ होकर आई हो तो अपने घर वापस चलो, आदित्य ने अधिकार से रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। आदित्य को इस तरह मिन्नत करते देख उसके मन में फिर अहंकार जाग उठा। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि अपनी माँ बहन के सामने मुझे लज्जित कर सकूं। तुम पत्नी हो मेरी, और तुम्हारा पति होने के नाते इतना तो हक है मुझे कि तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जा सकूं। बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, अपना सामान बांध कर आ जाओ, कहकर आदित्य कमरे से बाहर निकल गया। जाने की खुशी तो रिया को भी कम नहीं थी। वह तो आदित्य पर सिर्फ यह जताना चाहती थी कि उसे उसका घर छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। घर पहुंचकर आदित्य ने रिया को कुछ नहीं कहा। मामला शांत हो गया। अब तो आदित्य ने उसे टोकना भी बंद कर दिया था। एक दिन आदित्य ऑफिस से लौटा तो देखा माँ रसोई में काम कर रही थी। पूछने पर पता चला कि करिश्मा काम करते हुए फिसल गई थी। पैर में चोट आई है। डॉक्टर पट्टी बांध गया है। रिया कहाँ है माँ? रिया को घर में ना देखकर आदित्य ने पूछा। माँ ने थोड़े गुस्से में कहा, बहू तो सुबह से अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई है। शाम के 8 बज रहे थे और रिया का कोई पता न था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने रिया खड़ी थी। सॉरी, हम लोग फिल्म देखने चले गए थे। लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई। बहुत थक गई हूँ आज, पर्स कंधे से उतारते हुए रिया ने कहा। आदित्य चुप ही रहा। उसने रिया से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब रिया कमरे से बाहर आई तो डॉक्टर को आते हुए देखा। माँ जी, अपने यहाँ कौन बीमार है? उसने आश्चर्य से पूछा। करिश्मा के पैर में चोट लगी है, माँ ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। करिश्मा को चोट लगी है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें शायद सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी। बहू, माँ के स्वर की तलखी को रिया ने महसूस कर लिया था। वह तुरंत करिश्मा के पास गई। अब कैसी हो करिश्मा?
ठीक हूँ भाभी, धीमे स्वर में करिश्मा ने जवाब दिया। मुझे तो तुम्हारे भैया ने भी कुछ नहीं बताया तुम्हारी चोट के बारे में, रिया ने थोड़ा झेपते हुए कहा। उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा होगा भाभी, करिश्मा ने बात टालते हुए कहा। मगर आज रिया को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनकर रहना चाहती थी। शाम को आदित्य लौटा तो उसने शिकायत भरे स्वर में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि करिश्मा को चोट लगी है? तुम पहले ही थकी हुई थी, आदित्य ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। और हाँ, आज शाम को मेरे एक दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया है, तैयार हो जाना। घूमने की बात सुनते ही रिया खुश हो गई। जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगी। एक पल उसे करिश्मा की चोट का ख्याल भी आया, मगर उसने फिर से नज़रअंदाज कर दिया। भाई खाने में मज़ा आ गया, भाभी जी तो बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, आदित्य ने उंगलियां चाटते हुए कहा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो विवेक, जो तुम्हें इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। यार तुम भी तो कम नहीं हो, इतनी सुंदर भाभी है हमारी, जितनी सुंदर वे खुद हैं उतना ही अच्छा खाना भी पकाती होंगी, विवेक ने हंसते हुए कहा। नेहा, खाना तो हो गया है, अब ज़रा हम लोगों के लिए कुछ मिठाई भी ले आओ। नेहा मिठाई लेने चली गई। और भाभी जी, अब आप कब हमें अपने हाथ का खाना बनाकर खिला रही हैं? विवेक ने रिया से पूछा। रिया ने आदित्य की तरफ देखा और झेप गई। नेहा का घर देखकर उसे खुद पर शर्म आ रही थी। नेहा सावली थी और दिखने में भी कोई खास न थी, लेकिन उसने अपना पूरा घर जिस सलीके से सजा रखा था, उससे उसकी सुंदरता का परिचय मिल रहा था। सारा खाना भी नेहा ने खुद ही बनाया था, लेकिन उसने तो कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। आदित्य को इस तरह नेहा के खाने की प्रशंसा करते देख उसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। तभी नेहा मिठाई ले आई। सबको देने के बाद एक टुकड़ा फालतू बचा था। लो विवेक, इसे तुम ले लो, नेहा ने मिठाई विवेक को देते हुए कहा। भाई नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है, इस पर तुम्हारे ही हक है। इतना कहकर विवेक ने मिठाई का टुकड़ा नेहा के मुंह में रख दिया। आधा टुकड़ा नेहा ने खाया और आधा विवेक को खिलाती हुई बोली, मेरी हर चीज़ में आधा हिस्सा तुम्हारा भी है। यह देखकर सभी लोग हंस पड़े। रिया उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। आज उसका परिचय प्यार के एक नए रूप से हो रहा था। यह भी तो प्यार है, कितना पवित्र, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन उसने तो कभी आदित्य की पसंद जानने की भी कोशिश नहीं की। उसने तो हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ही महत्व दिया। चलो हम दूसरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं, ये लोग तो अपने ऑफिस की बातें करेंगे, नेहा ने रिया को उठाते हुए कहा। नेहा और रिया के विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नेहा घर के बारे में बातें कर रही थी, जबकि रिया ने कभी घर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। तभी नेहा ने कहा, बड़ी सुंदर साड़ी है तुम्हारी, क्या आदित्य ने ला कर दी है? नहीं नहीं तो, चौंक सी गई रिया, मैंने खुद ही खरीदी है। भाई ये तो मुझे कभी खुद लाने का मौका ही नहीं देते, इससे पहले कि मैं ले आऊँ ये खुद ही ले आते हैं। लेकिन इस बार मैंने भी कह दिया है कि अगर मेरे लिए साड़ी लाए तो बहुत लड़ूंगी। हमेशा मेरा ही सोचते हैं, यह नहीं कि कभी कुछ अपने लिए भी लाएं। इस बार मैं उन्हें बिना बताए उनके लिए कपड़े ले आई। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने में जितना मज़ा है वह अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं है। चलो आज घर नहीं चलना है क्या? आदित्य ने उसकी बातों में खलल डालते हुए कहा। अच्छा अब चलते हैं, किसी दिन आप लोग भी समय निकाल कर आइए ना, रिया ने चलते हुए कहा। आज विवेक के घर से लौटने पर रिया के मन में हलचल सी मची हुई थी। उसके कानों में नेहा के स्वर गूंज रहे थे। एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने में जितना मज़ा है, अपनी इच्छाएं पूरी करने में वह नहीं है। लेकिन उसने तो कभी दूसरों की ज़रूरतों को जानना भी नहीं चाहा था। उसने तो यह भी नहीं सोचा कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं। और एक नेहा है, सुंदर ना होते हुए भी
उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। जिम्मेदारियों के प्रति नेहा की सजगता देखकर रिया के मन में गलाने का अनुभव हो रहा था। नेहा भाभी बहुत अच्छी है ना? रिया ने मौन तोड़ते हुए कहा। हाँ, आदित्य ने ठंडी आह छोड़ते हुए कहा। उस रात रिया चैन से सो न सकी। सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। आदित्य ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा दे दी। रिया को आराम करने के लिए कहकर आदित्य ऑफिस चला गया। रिया को बुखार के कारण सिर में बहुत तेज दर्द था। तभी करिश्मा लड़खड़ाते हुए आई। कैसी तबीयत है भाभी? लाओ तुम्हारा सिर दबा दूं, कहकर सिर दबाने लगी। माँ भी बहुत चिंतित थी। समय समय पर माँ दबा दे रही थी। आज रिया को महसूस हो रहा था कि उसने कभी भी इन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके जरा से बुखार ने किस तरह सबको दुखी कर दिया। अपने पैर में चोट होने के बावजूद करिश्मा उसका कितना ध्यान रख रही थी। माँ भी कितनी परेशान थी उसके लिए। 2 दिन में रिया ठीक हो गई। आज वह आदित्य से पहले ही उठ गई थी। चाय बनाकर आदित्य के पास आई। उठिए जनाब, चाय पीजिए। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आदित्य को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। जल्दी कहाँ, मेरी आंख तो बहुत देर में खुली, शून्य में देखते हुए रिया ने कहा। आज उसने घर के सारे काम खुद ही किए थे। काम करने में मुश्किल तो बड़ी हो रही थी, मगर फिर भी यह सब करना उसे अच्छा लग रहा था। आज वह पहली बार नाश्ता बनाने के लिए रसोई में आई थी। माँ जी, आज से नाश्ता मैं बनाया करूँगी। माँ जी के हाथ से बर्तन लेते हुए रिया ने कहा। बहू, तुम नाश्ता बनाओगी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन आप मुझे सिखाएंगी ना? बोलिए ना माँ जी, आप सिखाएंगी ना मुझे? हाँ बहू, अगर तुम सीखना चाहोगी तो ज़रूर सिखाऊंगी। आज आदित्य को बड़ा अजीब लग रहा था। उसका सारा सामान उसे जगह पर मिल गया था। कपड़े भी सलीके से रखे हुए थे। जब तैयार होकर नाश्ते के लिए आया तो रिया को नाश्ता लाते देख चौंक गया। आज तुमने नाश्ता बनाया है क्या? क्यों, मेरे हाथ का बना नाश्ता क्या गले से नीचे नहीं उतर पाएगा? मुस्कुराते हुए रिया बोली। नहीं, यह बात नहीं है। उपमा खाते हुए आदित्य बोला। यह तो बड़े अच्छे बने हैं, तुमने खुद बनाए हैं? आदित्य ने पूछा। फिर कुछ रुपए देते हुए बोला। तुम कल अपनी साड़ियों के लिए पैसे मांग रही थी ना, ये रख लो। आदित्य के ऑफिस जाने के बाद जब रिया ने उपमा चखे तो उससे खाए नहीं गए। नमक बहुत तेज हो गया था। उसे आदित्य का ख्याल आ गया, जो इतना खराब उपमा खाकर भी उसकी तारीफ कर रहा था। शायद उसका दिल रखने के लिए आदित्य ने ऐसा किया था। उसकी पलकें भीग गई। प्यार की भावनाओं को देखकर उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया। घर का काम करने में आज उसको अपनत्व का एहसास हो रहा था। फिर उसे आदित्य के दिए गए पैसों का ख्याल आया। उसने करिश्मा को साथ लिया और बाजार गई। आदित्य के ऑफिस से लौटने से पहले उसने सारा काम निपटा लिया था। अपनी साड़ियाँ ले आई? शाम को चाय पीते पीते आदित्य ने पूछा। मेरे पास साड़ियाँ की कमी कहाँ है? आज तो मैं ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। इतना कहकर उसने सारा सामान आदित्य के सामने रख दिया। यह माँ की साड़ी है, यह करिश्मा का सूट, और यह तुम्हारे लिए। आदित्य उसे अपलक निहार रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही रिया है जिसे अपनी ज़रूरतों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। आज उसे रिया पहले से कई अधिक सुंदर लगने लगी थी। अपने लिए कुछ नहीं लाई? प्यार से पास बिठाते हुए आदित्य ने पूछा। क्या तुम सब लोग मेरे अपने नहीं हो? सच तो यह है कि आज पहली बार ही मैं अपने लिए कुछ ला पाई हूँ। यह सामान लाकर जितनी खुशी मुझे हुई है, उतनी कई साड़ियाँ लाकर भी ना मिल पाती। सच, आज ही मैं प्यार का वास्तविक मतलब समझ पाई हूँ। प्यार एक भावना है, समर्पण की चेतना, खो जाने की प्रक्रिया, मिट जाने की तमन्ना। इसका एहसास शरीर से नहीं होता, अंतर मन से होता है। हृदय ही उसका साक्षी होता है, कहकर रिया ने अपना सिर आदित्य के सीने पर रख दिया।
दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।